अब देखो मैं कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो प्रोविजंस हैं जो कि एससीज और एसटीज के एक्चुअल में जो उनको उनके मतलब कि इंटरेस्ट, मतलब कि उनके डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है, या फिर उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे सेफ गार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है। द आइडियाज ऑफ ए वेलफेयर स्टेट एंड सोशल जस्टिस आर enshrined in the Indian Constitution. The social justice cannot be had unless we abolished all kinds of inequalities. The Constitution safeguards to improve the lot of the SCs and STs are under. देखो इसका मतलब ये है कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बोला गया है कि एक जो वेलफेयर जो स्टेट या फिर जो सोशल जस्टिस के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक कल्पना की गई है कि मतलब ऐसा अपनी सोसाइटी को होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहली तो बात यह है कि कुछ ऐसी अनइक्वलिटी है उनको खत्म करना पड़ेगा। अनइक्वलिटी सिर्फ पैसे की अनइक्वलिटी नहीं होती है, अनइक्वलिटी बहुत सारी तरह की होती है। पॉलिटिकल जस्टिस हो सकता है, सोशल जस्टिस हो सकता है, या इकोनॉमिकल जस्टिस हो सकता है। तो उसमें क्या है कि सब चीजों को जब आप इक्वल ट्रीट करोगे तब उनका एक्चुअल में उत्थान नहीं हो सकता, उनको थोड़ा सा आपको कुछ एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा, तब जाके वो बाकी लोगों को इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ऐसा प्रोविजंस एससीज और एसटीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। सबसे पहले देखो आर्टिकल 46। देखो आर्टिकल 46 जो है ये एक्चुअल में डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी मैंने आपको बताया था 36 टू 51, 36 टू 51। तो यहाँ पे डीपीएसपी में ही एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 46। उसमें क्या बोला गया है, स्टेट शैल promote the educational and economical interest of SCs and STs. The state shall promote them from social injustice and all form of exploitations. मतलब ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि ये एससीज और एसटीज के लिए अलग से व्यवस्था करे एजुकेशन में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनमें एडमिशन के लिए इन कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए अलग से सीटें रिजर्व होती है कि इसके ऊपर तो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग ही आएंगे। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि इनको इस तरह का माहौल दिया जाए। ठीक है, इससे क्या है कि उनका जो सोशल इनजस्टिस एक्चुअल में जो है उसको आप सोशल जस्टिस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो फंडामेंटल राइट्स गारंटी टू एवरी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ बट स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें बोला गया है कि सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा कानून की नजर में। लेकिन आपने देखा होगा कि जो एससीज और एसटीज जो होते हैं उनको कुछ जॉब्स में अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है, तो ये तो इक्वलिटी नहीं हुई। अगर आप किसी को अलग से कुछ स्पेशल कुछ प्रोविजन उसके लिए कर रहे हो, बेनिफिट उनके लिए बना रहे हो, तो फिर बाद में ये तो इक्वलिटी नहीं हुई। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया गया कि ये जो है एक्चुअल में मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी का, इसलिए इनको बाकी लोगों को इक्वल बनाने के लिए इनको थोड़े से पुश की जरूरत है। इसलिए हम इस तरह का प्रोविजन कर रहे हैं कि जो स्टेट है वो कुछ इनके लिए अलग से रिलैक्सेशन दे सकता है, जो गवर्नमेंट की जो अलग अलग जो वेलफेयर की जो स्कीम्स होती है उनमें, या फिर जो जॉब की अलग अलग अपॉर्चुनिटी होती है उनमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो अंडर आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है कि अनटचेबिलिटी और इसको परफॉर्म करने वाले, किसी भी फॉर्म में इसको परफॉर्म करने वाले जो लोग होंगे उनको एक्चुअल में यहाँ पे पनिश किया जाएगा। मतलब अनटचेबिलिटी को यहाँ पे एबोलिश कर दिया गया अंडर आर्टिकल 17। अगर कोई अनटचेबिलिटी को कोई परफॉर्म करता है, मतलब ये बोलता है कि दलित जो लोग हैं वो छूने लायक नहीं है, हम इनके साथ खाना नहीं खा सकते बैठ के, हम इनके साथ इनको पर्टिकुलर जगह पे एंट्री नहीं देंगे, अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ पनिशमेंट का प्रावधान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया गया है। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूरी तरह से ये एक्चुअल में बैन है। अगर आपके आसपास में कोई ऐसा करता है आप उसकी शिकायत अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में कर सकते हो। नेक्स्ट देखो द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हैज पावर टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ एससीज। Likewise, the National Commission for Scheduled Tribes examines the implementation of the safeguards provided for the STs। मतलब कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक अलग से एक कमीशन की बात कही गई है, मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना दिया गया जिसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में दो अलग अलग यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बनाए गए, एक तो है शेड्यूल ट्राइब्स से रिलेटेड, एक है शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड। दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही इन पर्टिकुलर कास्ट के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करने वाले कोई भी ऐसा डेवलपमेंट का काम जिसमें इनके एक्चुअल में इंटरेस्ट को सर्व किया जा सके उसके लिए वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही लिख दिया गया। अंडर आर्टिकल 164 द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट मिनिस्ट्रीज इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर इन द स्टेट ऑफ बिहार, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। दीज मिनिस्ट्रीज could also be in charge of welfare of SCs and other backward classes। इसका मतलब देखो
अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 बोलता है कि जो स्टेट जो होता है, पर्टिकुलर स्टेट में जो मिनिस्ट्री जो होती है, मतलब जो कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं, उनके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बना सकती है पर्टिकुलर स्टेट। तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे बिहार, एमपी और उड़ीसा, उन्होंने इस तरह के कुछ मिनिस्ट्रीज के फॉर्म किया, मतलब अलग से ट्राइबल मिनिस्ट्री उन्होंने फॉर्म किया है। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्राइबल्स की वेलफेयर के लिए डेडिकेटेड मिनिस्टर होगा, तो उसमें क्या होगा कि उनके लिए अच्छे से काम किया जा सकता है। अलग से मिनिस्ट्री होगी तो उनके लिए अच्छे से काम किया जा सकता है। और ये मिनिस्ट्री ना सिर्फ ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड काम को देखती है, बल्कि ये शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड काम को भी देखती है, ये ओबीसी से रिलेटेड काम को भी देखती है। तो ये एक्चुअल में जो मार्जिनलाइज जो सेक्शन है उन सब से रिलेटेड ये काम को देखती है, जिससे कि इनका एक्चुअल में उत्थान हो सके, ये अपने मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी है उसके इक्वल ये आ सके। नेक्स्ट देखो, द ट्राइबल एरियाज in states may be divided into autonomous districts. These districts have tribal councils which exercise many administrative powers. देखो, अपने जो पंचायती राज जो सिस्टम है उसमें एक्चुअल में एक ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट है, ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट है, और उसमें ऐसे ट्राइबल एरियाज को काफी ज्यादा पावर दी गई है। कैसे पावर दी गई है? मैंने बताया था अभी आपको स्टार्ट में कि जब कभी भी जो एसटीज होती हैं, मतलब जो शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं, उनको एक्चुअल में मार्जिनाइज क्यों बनाया गया? क्योंकि उनके घर छीन लिए गए, जो फॉरेस्ट है उनके घर ही है, वो छीन लिए गए डेवलपमेंट की एक्टिविटीज के नाम पे। तो अब क्या होता है कि इनको पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जो है उनको नोटिफाई कर दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ये पर्टिकुलर ट्राइबल इलाका है, मतलब इसमें ट्राइबल्स लोग जो हैं वो रहते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी डेवलपमेंट की एक्टिविटी लेके आनी है तो पर्टिकुलर पहले इन ट्राइबल लोगों से राय लेनी पड़ेगी, आपको इनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर ये कंसेंट नहीं देते हैं तो आप वहां पे कोई डेवलपमेंट की एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जो ग्राम पंचायत जो मैंने ग्राम सभा का जो मैंने बताया था, जो 3 टियर एक्चुअल में जो गवर्नमेंट्स होती है, उसमें सबसे नीचे का जो एक्चुअल में जो इंस्टीट्यूशन है, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया, गवर्नमेंट का सबसे नीचे का जो पोर्शन, जो जिसको आप लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, तो वो जो लोकल गवर्नमेंट है उसी का पार्ट होता है ग्राम सभा। जब तक ग्राम सभा इसकी कंसेंट नहीं देगी, जब तक वहां पे कोई डेवलपमेंट की एक्टिविटी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मीट द कॉस्ट ऑफ दीज स्कीम्स विच आर अंडरटेकन बाय स्टेट्स फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द स्टेट्स, सॉरी एसटीज। तो देखो इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक्चुअल में स्टेट्स को अलग से फंड देती है, मतलब अलग से पैसा देती है, ऐसी जो एसटीज और एससीज कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं लोग, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स को चलाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि कई स्कीम ऐसी होती है जिसमें कि बच्चों को अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप दी जाती है। अब वो स्कॉलरशिप क्यों दी जाती है? क्योंकि इससे क्या है कि बच्चे जो है आगे से आगे, पोलियो ड्रॉप्स नहीं बेटा, अलग अलग स्कीम्स, जैसे कि स्कॉलरशिप, जैसे स्कूल में आगे पढ़ने के लिए जो फीस वगैरह होती है उसका पैसा जो है गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है, तो हायर इंस्टीट्यूशन में बहुत ज्यादा फीस होती है, ट्राइबल लोग नहीं अफोर्ड कर पाते या फिर एसटीज नहीं अफोर्ड कर पाती, तो इस वजह से उनको गवर्नमेंट जो है उनके एक्सपेंसेस को वियर करती है। ठीक है, तो ऐसे जो चीजें हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग से अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस किए गए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रोग्रेस हुई है उसको देखते हैं। Now we could examine what steps have been taken to secure the implementation of above constitutional provisions. मतलब क्या क्या इसमें अभी तक किया गया है। सबसे पहले देखो, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट prescribes penalties, fines as well as imprisonment for those found guilty in untouchability offenses। मतलब कि जो ऐसे कुछ राइट्स ऐसे कुछ लॉ बना दिए गए जिसके बिहाफ पे अगर कोई अनटचेबिलिटी को परफॉर्म करता है तो उसके खिलाफ पेनल्टी का प्रावधान है कि उसको पेनल्टी दी जा सकती है, मतलब कि उसके लिए कोई फाइन लगाया जा सकता है उसके ऊपर, या फिर उसको जेल में भी डाला जा सकता है अगर किसी ने अनटचेबिलिटी को डेलिबरेटली उसमें परफॉर्म किया है, जानबूझ के अगर उसने ऐसा ऑफेंस किया है तो। नेक्स्ट देखो, सम गवर्नमेंट पोस्ट आर केप्ट रिजर्व्ड फॉर एससीज एंड एसटीज, 15% ऑफ जॉब्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड 7.5% ऑफ फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये जो है अलग अलग तरह से अलग अलग इसमें परसेंट, लगभग 8% शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और लगभग 14% जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है। ये जो परसेंटेज है वेरी करता है समय के साथ, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब करते रहते हैं इसको ऊपर नीचे। तो देखो यहाँ पे गवर्नमेंट की जो अलग अलग जो गवर्नमेंट जॉब की जो पोस्ट होती है उनमें इस तरह का रिजर्वेशन उनको दिया गया है। देयर आर रिजर्वेशन फॉर सीट्स इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर एससीज एंड एसटीज। सीट्स आर रिजर्व फॉर देम इन म्युनिसिपल एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आल्सो। मतलब कि जो एससीज और एसटीज से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं उनको लोकसभा अपनी पार्लियामेंट की जो एक हाउस है, लोअर हाउस, उसमें भी उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनको सीटें वहां पे दी गई है। और ना सिर्फ लोकसभा और जो विधानसभा जो होती है, जो एक्चुअल में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, उसके अलावा
जो पंचायती राज जो सिस्टम है, जो थर्ड जो टीयर जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, उसमें भी इनको अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे सीट का रिजर्वेशन इनको दिया गया है। सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर देम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मोreover देयर इज ए प्रोविजंस फॉर स्कॉलरशिप्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टूडेंट्स। बताया भी आपको मैंने कि इनको अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप दी जा सकती है, जिससे कि अपने आगे की जो अपनी स्टडी है, एजुकेशन है, वो अपने आगे परस्यू कर सके। जो इनका जो बर्डन है, जो इकोनॉमिक जो बर्डन है, वो गवर्नमेंट बियर करती है एज ए स्कॉलरशिप। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई एससीज और एसटीज की। अभी इसमें ओबीसीज की देखेंगे, उसके बाद कास्ट सिस्टम। देखो, प्रोविजंस टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ओबीसीज, मतलब कि ओबीसीज को ओबीसीज के लिए ऐसे कौन से प्रोविजंस जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कि जिससे उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। द फर्स्ट, other backward commission, the other backward classes commissions was set up in 1953 to investigate the conditions of socially and economically backward classes। मतलब सबसे पहला काम तो ये किया गया कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 1953 में एक ऐसा कमीशन बनाया गया, जिसमें ये देखने के लिए बनाया गया कि जो सोसाइटी है उसमें जो सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड जो कास्ट है या फिर जो अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं वो कैसी हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, तो इसके कम से कम एक डाटा तो होना चाहिए। तो वो डाटा प्राप्त करने के लिए ऐसा कमीशन बनाया गया। दिस कमीशन वो सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका साहेब कालेकर। तो इसको एक्चुअल में कालेकर कमेटी भी बोलते हैं। ठीक है, काका साहेब कालेकर इसमें एक ये जो कमीशन था इसको हेड कर रहे थे, तो इस कमेटी को बोलते हैं, कई बार शॉर्ट फॉर्म में इसको कालेकर कमेटी भी बोलते हैं। ठीक है, इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1955, मतलब इन्होंने 2 साल काम किया और 2 साल में इन्होंने पूरा अपना जो एग्जामिनेशन जो है पूरे इंडिया में घूम घूम के इन्होंने ऐसा डाटा कलेक्ट किया और यहां से इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में सबमिट की गवर्नमेंट के पास। दिस रिपोर्ट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। जो रिपोर्ट में इन्होंने बोला था उसका कोई भी इम्प्लीकेशन गवर्नमेंट ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे उस वक्त जो है अपनी इंडिया की कंडीशन बहुत खराब थी। इंडिया जो है जस्ट आजाद हुआ था, ना इंडिया के पास रिसोर्सेज थे, ना वहां पे ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था कि वो सारी चीजें जो यहाँ पे इन्होंने बोली थी, कालेकर कमेटी ने जो बोली थी, तो वहां पे वो इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं हो पाया। उसके बाद में एक नया कमीशन जो है वो सेटअप किया गया। ए सेकंड कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस वाज अपॉइंटेड इन 1979। तो देखो लगभग देखो यहाँ पे आफ्टर मान के चलो लगभग 22 या 23 ईयर्स के बाद में गवर्नमेंट ने फिर से सोचा कि अदर बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए, तो एक कमेटी फिर से बिठाते हैं। और अभी 20 साल में जो डाटा जो चेंज हुआ होगा तो उसको चेंज मतलब उसमें क्या परिवर्तन आया है ये भी पता लग जाएगा, और सोसाइटी में वर्तमान में क्या सिचुएशन है अदर बैकवर्ड क्लासेस की वो भी पता लग जाएगा। इसलिए उन्होंने एक नया कमीशन सेटअप किया। कमीशन सेटअप करने का जो ईयर था वो था 1979, और कमीशन जो है वो एक्चुअल में मंडल इसको मंडल कमीशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसको जो लीड कर रहे थे उनमें जो मंडल जो थे वो इसको लीड कर रहे थे, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, मंडल कमीशन। ठीक है, it submitted its report in 1980s. This commission called as मंडल कमीशन made these recommendation। मंडल कमीशन जो था उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1980s में सबमिट की, और इनके जो एक्चुअल में रिकमेंडेशन मतलब क्या बोला इन्होंने कि कैसा करना चाहिए जिससे कि ओबीसी का एक्चुअल में अपलिफ्टमेंट हो सके। तो सबसे पहला इन्होंने बोला कि 27% इनको रिजर्वेशन दे दिया जाए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियां होती हैं उसमें 27% सीटें जो है ओबीसी के लिए रिजर्व करी जाए। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि एक्चुअल में जो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन जो रन करती है ना उसमें भी इनको रिजर्वेशन दिया जाए। इन ऐसे ओबीसी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स को इसमें सीटों में कुछ रिजर्वेशन दिया जाए। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि सेपरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। द गवर्नमेंट टुक ए डिसीजन टू रिजर्व 27% ऑफ द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ओबीसीज। द गवर्नमेंट ऑल्सो सेट अप ए बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑल्सो। मतलब उन्होंने बोला कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट आप बनाओ जो कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड जो भी कम्युनिटीज हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे। ऐसा आप एक इंस्टीट्यूशन बनाओ जो कि इनको फंड दे, मतलब कि इनको पैसा दे, जिससे कि अपना काम कर सके और अपने आप को ये अपलिफ्ट कर सके। ठीक है, तो इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस को जब मिलेगा तो ये खुद का बिजनेस करेंगे तो ऑटोमेटिक इनका एक्चुअल में सोशल अपलिफ्टमेंट होगा। तो ये सारी रिकमेंडेशन दी थी मंडल कमीशन ने, जो कि कब आया था 1979। ठीक है, यस सर। हालांकि इनकी जो रिकमेंडेशन है इनको भी नहीं माना गया था। ठीक है, ना तो कालेकर कमेटी की रिकमेंडेशन को माना गया, ना ही मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को उस वक्त माना गया। आफ्टर 10 ईयर
1991 में जाके इनकी रिकमेंडेशन को माना गया था, वो बात की बात है। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कैसे ओबीसीज के लिए फिर बाद में प्रोटेस्ट हुए, कैसे वहां पे अलग अलग राइट्स हुए। उसके बाद में जो है 27% जो रिजर्वेशन है उसको अप्लाई किया गया। तो पीवी नरसिम्हा राव की वो गवर्नमेंट थी, पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस तरह का एक्चुअल में अनाउंसमेंट किया था। फिलहाल हम देखते हैं, ये तो बात हो गई ओबीसीएस की। अब देखते हैं कि अपने इंडिया में कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम एक, आप बोल सकते हो कि कास्ट सिस्टम एक वीसीए साइकिल है, मतलब कि ये आगे से आगे चलता जाता है। इसमें क्या होता है कि आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये पुअर्टी की वजह से ऐसा कास्ट सिस्टम है या कास्ट सिस्टम की वजह से पुअर्टी है, ये कभी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है अपनी सोसाइटी में। तो ये कैसा है, क्या है, ये देखते हैं। द कास्ट सिस्टम वॉज ए सिस्टम वेर a member's occupation and social position was decided by birth. The caste system began as a division of labor where people were ranked into groups based on their occupations. मतलब कि कास्ट सिस्टम आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जन्म के साथ में ही आपसे जुड़ जाता है। जिस फैमिली में आप जन्म लेते हो उस फैमिली में जो कास्ट सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वही आपका कास्ट सिस्टम में आपका एक्चुअल में स्टैंड जो है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, आप इसमें चूज नहीं कर सकते, आप इससे निकल नहीं सकते। तो ये एक्चुअल में वो चीज है जो कि जन्म के साथ आपसे जुड़ती है। ठीक है, और एक्चुअल में पहले से जब आप बात करेंगे कास्ट सिस्टम कैसे आया सोसाइटी में, तो कास्ट सिस्टम शुरू में जो है ये ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हुए लोगों से आया था। मतलब कि जो लोग जो काम करते थे उनको वही कास्ट बना दिया गया, और उसके बाद में जैसे उस कास्ट में जो मतलब वो जो लोग वो काम करते, जैसे कि मान के चलो कि जैसे कोई खेती का काम करता है तो वो हो गया माली, खेती का काम करता है वो माली हो गया। अब उनके जो बेटे या फिर उनके जो बेटियां होंगे वो भी फिर बाद में माली कहलाने लगे, हालांकि वो काम नहीं कर रहे हो खेती का, लेकिन फिर भी वो क्या माली कहलाने लगे। ऐसे कोई जैसे कोई लोहे का काम करता है तो उसको बोला गया कि ये लोहार है, लोहे का काम करता है। तो उस वक्त तो ऐसा कोई कास्ट सिस्टम था नहीं, पहले अपन देखते हैं अपनी हिस्ट्री में। तो लेकिन जब उनके फिर बाद में बच्चे हुए तो बच्चों को भी फिर लोहार ही माना गया, चाहे वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लोहार ही माना गया। तो ऐसे जो है एक्चुअल में ऑक्यूपेशन से ये कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ, लेकिन ये जो है बाद में आगे से आगे पीढ़ियों में आगे से आगे बढ़ता गया, और उसके बाद में इसको बर्थ के हिसाब से डिसाइड करने लगे। मतलब कि जिस भी कास्ट में आपने जन्म लिया वो ही आपकी कास्ट बन गई, चाहे आप कोई भी ऑक्यूपेशन को फॉलो करते हो बाद में। ठीक है, तो ये अपना इंडियन का कास्ट सिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मैंने आपको बताया था कि लोग ऐसे मानते हैं कि ये पर्टिकुलर जो चीज या फिर ये पर्टिकुलर जो पीपल है वो छूने योग्य नहीं है, इसी को बोलते हैं अनटचेबिलिटी। वो किस वजह से भी हो सकता है, उनके रहने के तरीके की वजह से या फिर उनके सोशल जो एक्चुअल में जो स्टेटस है उसकी वजह से, किसी भी वजह से ये हो सकता है। तो यहां पे देखते हैं व्हाट इज अनटचेबिलिटी। आज भी बेटा इसको रीड करो। Yes, sir. What is untouchability? Untouchability is a practice, separation or segregation followed by the upper caste Hindus against the lower caste Hindus. Untouchability was that hated system according to which the people belonging to certain caste were not to be touched. There were touch or contact was held to be pollute others. They were engaged in these occupation, squinching, skinning the dead cattle, or other unclean jobs. They were discriminated against in many ways. They were forced to live in the colonies on the outskirts of the villages. They are not allowed to read the religious text, enter temples, or draw water from public tanks and wells. They had to depend on others to give them water when they needed it. Thus, a large section of society was excluded from the mainstream of national life. ओके, देखो अनटचेबिलिटी जो होती है ये एक्चुअल में जो हिंदुइज्म को जो फॉलो करने वाले लोग हैं उनमें ये आपको देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था हिंदुइज्म में जो है उसमें वर्ण सिस्टम चलता है, उसमें 4 टाइप के वर्ण है। तो उसमें जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का जो प्रोविजन है वो वहीं से एक्चुअल में डराइव होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग जैसे ऐसे बोला जाता है कि अपर कास्ट हिंदू है या फिर ये लोअर कास्ट हिंदू है, ये एक्चुअल में उनके ऑक्यूपेशन से ये जुड़ा हुआ है। हिस्ट्री में क्या था कि पहले इनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से इनको इस तरह से सेग्रीगेट किया गया था। अब ऑक्यूपेशन कैसा, जैसे इनके काम थे कि ये कुछ लोग जो हैं वो स्कैवेंजिंग का काम करते थे, या फिर जो डेड कैटल्स होते हैं उनका एक्चुअल में स्किन को निकालने का काम करते थे, जो चमड़ा जो होता है उसको निकालने का काम करते थे, या फिर ऐसे काम करते थे जिनमें कि मतलब कि ऐसे माना जाता है कि ये अनक्लीन जॉब है, मतलब कि उसमें थोड़ा सा
वो अनक्लीन, वो अपने आप उनका जो लाइफस्टाइल जो था वो ऐसे ही रहता था। तो इस वजह से लोग जो है इनसे दूरी बना के रखते थे, और वो दूरी जो है वो पीढ़ियों के बाद में उनके एक्चुअल में स्टिग्मा जो है उनके साथ में जुड़ गया कि ये जो लोग हैं ये हमेशा ही गंदे रहते हैं। हालांकि वो काम कर रहे हैं इस वजह से वो गंदे हैं, लेकिन बाद में उनके साथ में ये स्टिग्मा जुड़ गया कि ये ऑलरेडी ही मतलब इनकी जो कास्ट है वो ही एक्चुअल में ये गंदे काम करते हैं, तो इनको छूना नहीं चाहिए। और यहाँ से जो है अनटचेबिलिटी जो है वो अपने सोसाइटी में इवॉल्व होती है, अनटचेबिलिटी परफॉर्म की जाती है जो बाकी जो लोग होते हैं उनसे। ठीक है, तो इनको एक्चुअल में जब ये ऐसा काम कर रहे हैं तो इनको जो जो साफ सुथरे जो काम है या फिर जो साफ जो जगह है वहां पे जाने से मना है। जैसे पब्लिक जो टैंक्स होते हैं ये वहां से पानी नहीं पी सकते। जो रिलीजियस जो टैक्स है, बोला जाता है कि जो हिंदुइज्म में जो भी देवी देवता जो होते हैं, ऐसे बोला जाता है कि उनको एक्चुअल में साफ सफाई से ही आप उनको अपनी जो पूजा वगैरह है वो आप कर सकते हो। तो ये जो लोग हैं इनको जब ऑलरेडी ही इनको ये मान लिया गया कि ये अनटचेबल है, तो इसलिए इनको ये रिलीजियस जो टैक्स है ये पढ़ने की इनको अनुमति नहीं है। जो टेम्पल्स है वहां पे जाने की अनुमति नहीं होती है। तो इस वजह से पीढ़ियों के साथ में ऐसे चीजें चलती गई, और फिर बाद में ये रिचुअल्स बन गए कि अब जो है इनको एक्चुअल में ये लोअर कास्ट हिंदू जो है इनको मान लिया गया। और अब जो है इनको इस तरह का परफॉर्म, अगर ये वो काम भी नहीं कर रहे हैं, अगर ये आज वो ऑक्यूपेशन भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी इनकी कास्ट की जो स्टिग्मा है उसकी वजह से इनको आज भी एक्चुअल में दलित या फिर अनटचेबल इनको माना जाता है। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अटेम्प्ट्स एट द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अनटचेबल्स, मतलब कि अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया। सो मैं बेटा इसको रीड करो। The social reformers in the 19th century criticized this evil practice and took up the cause of the untouchables. So, Swami Dayananda raised voice against the evil of the caste system and untouchability. Swami Vivekananda said, "Give every man his due." He believed that Hindu religious said text that did not advocate untouchability. Other reformers also pointed out that the practice of untouchability did not have religion sanction. Jyotiba Phule founded a social organization, सत्याशोधक समाज। सत्याशोधक समाज। ओके, देखो बात करते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था उससे पहले क्या क्या रिफॉर्म हुए अनटचेबिलिटी को एक्चुअल में हटाने के लिए। तो जब अनटचेबिलिटी अपने पीक टाइम पे थी, मतलब 19 सेंचुरीज की बात है, तो उस वक्त जो राजा राम मोहन राय नाम से एक पर्सन थे, उन्होंने इस तरह की जो ये सोसाइटी का एविल था उसको हटाने के लिए काफी उन्होंने स्ट्रगल किया। जो वहाँ पे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनके पास में उन्होंने काफी रिक्वेस्ट की कि कुछ जो रिचुअल्स जो होते हैं उनको वो एबोलिश कर सकें या उनको एक्चुअल में बैन करवा सकें। तो इनके साथ में जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके साथ में ही एक और पर्सन थे जिनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनको इसमें काफी अचीवमेंट मिला, मतलब उनको काफी इसमें सक्सेस मिली कि उन्होंने सोसाइटी से बहुत सारी ऐसी एवल प्रैक्टिसेस जो थी उनको बैन करवाया। गवर्नमेंट से ना सिर्फ उनको बैन करवाया बल्कि उनके लिए पनिशमेंट का भी प्रावधान उनको किया गया। हालांकि सोसाइटी में उनको इसके लिए काफी क्रिटिसिज्म जो है वो झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी यहाँ पे अपना रोल प्ले किया। उनके बाद में बात आती है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने भी इस के ऊपर बहुत काम किया, अनटचेबिलिटी के ऊपर। और वो कहते थे कि एक जो इंसान है उसका जो भी जैसे जो स्वामी विवेकानंद जो थे वो एक्चुअल में हिंदुइज्म में विश्वास करते थे, तो वो कर्मा पे बिलीव करते थे। जो कर्म जो लोग करते हैं उनको वैसा ही फल मिलता है, ऐसा हिंदुइज्म में फिलोसफी है। तो वो बोलते थे कि आप अनटचेबिलिटी को फॉलो करते हो, ये आप मतलब ये आपके लिए ये गलत है, क्योंकि जो जिस इंसान का जो हक है या फिर जो उन्होंने जो काम किया है उसको मिलना चाहिए। आप उसका हक जो है आप नहीं रोक सकते, आप उसका हक जो है मतलब आप उसका हक जो है वो मार नहीं सकते। तो ये जो था ये स्वामी विवेकानंद ने एक्चुअल में जो उस वक्त जो सोसाइटी है उनको इस तरह से अवेयर किया कि वो अनटचेबिलिटी को जो है वो परफॉर्म ना करें, क्योंकि कोई भी हिंदुइज्म में कोई भी ऐसा रिलीजियस कोई टेक्स्ट जो है वो ये नहीं बोलता है कि अनटचेबिलिटी को आप परफॉर्म करो। कोई भी ऐसा टेक्स्ट नहीं है जो कि ये बोले कि आप पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर पर्टिकुलर कास्ट जो है उसको आप सप्रेस करो।
तो ये जो चीज है ये बोली गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा उस वक्त। उसके बाद में एक पर्सन और थे जिनका नाम था ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले जो थे वो एक्चुअल में इस तरह की अनटचेबिलिटी से खुद भी वो पीड़ित थे, उन्होंने खुद ने भी ऐसी एट्रोसिटीज अपने जीवन में देखी थी। इस वजह से वो जो है अक्सर ऐसी अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस जो थी उसके खिलाफ वो अपनी बातें रखते थे और सोसाइटी में उन्होंने काफी रिफॉर्म किए। ऐसे अनटचेबल जो लोग जो थे उनके वेलफेयर के लिए या फिर उनके हेल्थ के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, उनको एजुकेट करने के लिए बहुत सारे काम किए। तो इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ये जो कुछ लोग जो थे इन्होंने बहुत सारा काम किया। इसके साथ में ही आप देखोगे आगे जैसे महात्मा गांधी, उन्होंने भी अनटचेबल्स के लिए एक्चुअल में अवेयरनेस फैलाया सोसाइटी में कि आप जो है इनको दलित बोलते हो लेकिन ये एक्चुअल में दलित नहीं है, आप इनको दलित बोल के एक्चुअल में आप इनको अपमानित कर रहे हो, आप इनको दलित शब्द का ही यूज ना करें। लेकिन फिर बाद में जो उनके जो एक्चुअल में जो उनके साथ में जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने बोला कि दलित हमारे लिए एक गाली नहीं है, ये एक्चुअल में हमारे लिए एक गुस्से का एक वर्ड है जो हमको ये याद दिलाता है कि सोसाइटी में हमारे ऊपर एट्रोसिटीज हुई है। तो आप हमसे ये शब्द भी नहीं छीन सकते, आप जो है ये शब्द का यूज करो लेकिन आप सोसाइटी में से जो ये एट्रोसिटीज है आप उनको हटाने के ऊपर काम करो। तो दोनों ने मिलकर, महात्मा गांधी और जो अंबेडकर जो थे, उन्होंने दोनों ने ही अनटचेबिलिटी के ऊपर बहुत सारा काम किया। यहाँ तक कि आपने सुना होगा कि हिस्ट्री में जो आप पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा वहां पे कि महात्मा गांधी जो थे वो तो खुद मैनुअल स्क्वेंजिंग खुद करते थे कई बार। ये सिंबॉलिक Yes, रूप sir. में ये दिखाने के लिए कि ये जो काम है, ये काम करने से कोई शूद्र नहीं बन जाता है, कोई दलित नहीं बन जाता है, ये सिर्फ एक ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन से आप किसी के रिलीजन को डिसाइड नहीं कर सकते, किसी के कास्ट को डिसाइड नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ऐसे काम जो थे, ऐसे मतलब कि बहुत सारे एक्चुअली आप बोल सकते हो कि रिफॉर्म के जो वर्क जो थे वो बहुत सारे वर्क जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद में उन सारे वर्क्स को एक्चुअल में रूल बना के उनके ऊपर पनिशेबल कुछ जो बातें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दी गई। इसके बाद से जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोई ऐसी अनटचेबिलिटी को कोई परफॉर्म करता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से Yes, प्रोविजंस sir. हैं जो कि बनाए गए हैं अनटचेबिलिटी को एबोलिश करने के लिए, अनटचेबिलिटी को कोई परफॉर्म ना करे। तो इसको रीड करेगी आसमी। Yes, sir. The constitutional provisions against untouchability. The Indian Constitution has abolished untouchability. It practices in any form of forbidden. The Protection of Civil Rights Act prescribes punishment for the preaching untouchability and insulting any member of the scheduled caste on the ground only of race or caste. The SCs are begins brought to the mainstream of the national life through various measures, implementations in the Lok Sabha and legislatures and in government services. There is also a provision of seats for SCs in educational institutions. Spread of education has led to the tremendous changes in people attitude towards the scheduled castes. Voluntary or organizations and media has also played a commendable role in creating awareness about this inhuman practice. However, much still remains to be done to weed out the evil from our society for good. ओके, देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, जैसे सिविल राइट्स एक्ट है, तो उसमें ये बोला गया है कि अगर कोई ऐसी अनटचेबिलिटी को कोई परफॉर्म करता है तो उसके खिलाफ जो अलग अलग जो पनिशमेंट है वो वहां पे बताई गई है कि आप उसके ऊपर फाइन लगा सकते हो या आप उसको जेल में डाल सकते हो। इम्प्रोजमेंट जो है उसका आप मतलब उसका इम्प्रोजमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे देखो एक एक्ट जो है वो भी बनाया गया जिसको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट प्रोहिबिशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 या फिर 1980 है या 89 है। तो ऐसा कुछ एक एक्ट है, उसमें शेड्यूल कास्ट से अगर ऐसा कोई अनटचेबिलिटी को कोई परफॉर्म करता है, मतलब किसी को कोई जाति सूचक अगर कोई नाम से बोलता है, जैसे मान के चलो किसी का नाम है जैसे कि शेड्यूल कास्ट में जैसे जाति आती है, जैसे मौर्य जाति आती है, तो आप जो है जैसे किसी का नाम है मान के चलो कि जैसे राहुल मौर्य, तो आप जो है पर्टिकुलर मौर्य वर्ड पे अगर आप फोकस करके किसी को संबोधित करते हो, मतलब आप अगर उसको राहुल मौर्य बोलते हो तो ठीक है, लेकिन आप उसको इस तरह से चिढ़ा के आप बोलते हो कि मौर्य, तो आप जो है उसके खिलाफ एक्चुअल में अनटचेबिलिटी को परफॉर्म कर रहे हो ओरली, मतलब कि आप जो है किसी को जाति सूचक शब्दों से बोल नहीं सकते। ये भी एक्चुअल में एट्रोसिटीज है। तो आज के बाद में किसी को भी किसी की जाति सूचक शब्दों से आप कभी भी ना पुकारें। जैसे अक्सर आप बोलते हो, जैसे किसी का नाम है, जैसे कोई सैनी है तो आप उसको सैनी ना बोले, कोई कुमावत है तो आप उसको कुमावत ना बोले, कोई गुजर है तो आप उसको गुजर ना बोले,
कोई सोनी है तो आप उसको सोनी ना बोले, ठीक है। तो ये भी एक्चुअल में अनटचेबिलिटी Yes, ही होती sir. है, जिसमें क्या होता है कि आप पर्टिकुलर पर्सन को उसकी जाति के हिसाब से आप संबोधित करते हो तो उसको वो बुरा लगता है या लग सकता है, ठीक है। तो ऐसा आप ध्यान रखें। इसके अलावा अलग अलग जो प्रोविजन है उसके तहत इनको जो शेड्यूल कास्ट जो लोग बिलोंग करते हैं, तो या जो शेड्यूल ट्राइब्स जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि लोकसभा में सीटें और सेंट्रल जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है उसमें सीटें इनके लिए रिजर्व है। लोकल जो गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज, उसमें इनके लिए सीटें रिजर्व है। जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस है उनमें इनके कैंडिडेट्स के लिए पढ़ने के लिए इनके लिए सीटें अवेलेबल है। गवर्नमेंट जॉब्स में इनके लिए सीटें अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही कर दी गई है, जिससे कि इनका एक्चुअल में अपलिफ्टमेंट हो सके। इसके अलावा कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कुछ मीडिया ऐसे हैं जो एनजीओ जैसे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए टाइम टाइम पर अलग अलग वर्कशॉप कंडक्ट करते रहते हैं और ये इनकी आवाज को है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते रहते हैं। अगर कोई इंजस्टिस होता है तो जुडिशरी इसमें इंटरफेयर करती है, तो जुडिशरी पर्टिकुलर मैटर में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए ऐसे जो सेक्शन से बिलोंग करने वाले लोग हैं इनके अपलिफ्टमेंट के लिए योगदान करती है, ठीक है। तो इससे अपनी सोसाइटी है वो एक्चुअल में सबके लिए इक्वल बने, मतलब कि सबको पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल जस्टिस मिले, इस बात को इंश्योर करते हुए ऐसे जजमेंट जो है वो सुनाती है, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट देखो मैनुअल स्क्वेंजिंग। मैनुअल स्क्वेंजिंग मैंने आपको बताया था कि जब ह्यूमन अपने हाथों से ह्यूमन वेस्ट को डिस्पोज करता है तो उसको बोलेंगे क्या, मैनुअल स्क्वेंजिंग। Manual. मैनुअल मीन्स वर्किंग विथ हैंड्स एंड स्क्वेंजिंग मीन्स कलेक्टिंग एक्सक्रीटा और द वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी। तो जो ह्यूमन वेस्ट होता है एक्सक्रीटा, उसको हाथों से उठा के कहीं और डिस्पोज करना, उसको बोलेंगे क्या, मैनुअल स्क्वेंजिंग। आजकल तो जैसे अलग अलग टॉयलेट्स हो गए तो उसमें क्या है कि सिविल लाइंस होती है तो उससे वो डंप हो जाता है एक पर्टिकुलर जगह पे जाके। लेकिन पहले क्या है, जब ये सुविधाएं नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस वक्त लोग क्या करते थे, ऐसे ही मैनुअल स्क्वेंजिंग में कुछ लोग ऐसे उनको काम करना पड़ता था कि मैनुअली उनको ऐसे इस वेस्ट को उठा के एक पर्टिकुलर जगह पे डिस्पोज करना पड़ता था। दिस मैनुअल स्क्वेंजिंग वाज द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग विद द हैंड्स ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा। मैनुअल स्क्वेंजर कलेक्टेड एंड कैरिड ह्यूमन एक्सक्रीटा इन बास्केट एंड बकेट्स, यूजुअली ही कैरिड इट ऑन हिज हेड। मतलब ना सिर्फ ये इसको टोकरी में डालते थे बल्कि उस टोकरी को अपने सिर पे उठा के और इनको डाल के आना पड़ता था कहीं और, ठीक है। दिस हैड बीन ए प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर मैनी सेंचुरीज। और ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत सालों तक चलती आई है। देन नेचुरली belittled the scavenger's position. It also exposed him to a variety of bacterial infections and affecting his eyes and skins and lungs. तो आपको पता होगा कि कितना बदबू का काम होता है ये, कितना घिन्न का काम होता है इसमें। मतलब कि आपको खुद को सोच के ही ऐसा लग रहा होगा कि कैसे करते होंगे लोग। लेकिन फिर भी ना सिर्फ वो लोग वो काम करते थे बल्कि बाकी लोगों को उनको ताने भी सुनने पड़ते थे, उनको अनटचेबिलिटी भी उनको साइन करनी पड़ती थी। और इसकी वजह से उनमें डोमिनो इफेक्ट जो मैंने आपको बताया था, उनको एजुकेशन में जगह नहीं, उनको हेल्थ में जगह नहीं, उनको सोसाइटी में जगह नहीं। तो इस वजह से उनको रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। कभी भी रिजर्वेशन को क्रिटिसाइज करो तो इस चीज को जरूर याद करना कि उनके पास्ट में उन्होंने कितने एट्रोसिटीज उन्होंने झेली है, ठीक है। तो ये हो गया मैनुअल स्क्वेंजिंग। हाँ बोलो। सर वो तो पीपल्स की हेल्प ही तो करते थे ना, अगर वो ये काम नहीं करते तो फिर ये एक्सक्रीटा वगैरह होता रहता है और पूरे जगह पर बदबू रहती। हाँ, लेकिन ये चीज जो है सोसाइटी में बताया कौन, किसको कौन बताया? इसलिए तो गांधी जी ने बोला था ना कि ये दलित नहीं है, ये क्या है, हरिजन है। ये आपके वेस्ट को हटा रहे हैं, मतलब आपकी हेल्प कर रहे हैं। हरिजन मतलब कि ये भगवान के पुत्र हैं, भगवान की संतानें हैं, ये जो आपके लिए हेल्प कर रहे हैं। आपके मतलब अगर आप ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा ऐसे। लेकिन हरिजन ना बोल के इनको दलित वर्ड जो है ये ज्यादा इनको एक्चुअल में अपने आप को ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यस सर। देखो मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है इसको बैन किया गया। कब बैन किया गया? मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट 1993 में आया था, इसके तहत इसको बैन कर दिया गया। मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लेट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993। इसके बाद में क्या हुआ, जो बाथरूम्स और जो ये टॉयलेट्स होते हैं ना, इनके लिए अलग से सेप्टिक टैंक बनाने का प्रावधान कर दिया गया। अगर आपके घर में ऐसा कोई है तो मतलब उसके लिए सेप्टिक टैंक होना चाहिए और वो वहीं पे डिस्पोज होना चाहिए, ऐसे नहीं कि इसको उठा के कहीं और डिस्पोज कर रहे हैं। Bans the employment of manual scavengers. Constructions of dry latrines can result in imprisonment up to 1 year or a fine of 2000 or both. मतलब कि अगर कोई ऐसा करता है कि वो ऐसे ड्राई लेट्रिन्स जो होती है, अगर वो ऐसा नहीं बनाता है, सिर्फ वो मैनुअल स्क्वेंजिंग के जैसा ही अगर वो बाथरूम अगर यूज कर रहे हैं तो उसके खिलाफ एक्चुअल में 1 ईयर की उसमें इम्प्रूवमेंट और साथ में उसको फाइन भी देना पड़ सकता है, ठीक है।
और यहाँ पे देखो बात आई है कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स। ड्राई लेट्रिन्स का मतलब क्या होता है, ऐसे बाथरूम होता है और बाथरूम के आसपास में एक गड्ढा बनाया जाता है, एक बहुत ही गहरा गड्ढा बनाया जाता है। तो वो जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो इसमें पाइप के लाइन के थ्रू इसमें चला जाता है। अब पाइप लाइन के थ्रू इसमें चला जाता है, इसमें छोटे छोटे होल होते हैं। वो होल से क्या होता है कि वो जो वेस्ट का जो पानी है वो तो परकोलेट हो जाता है, किसमें, लैंड में परकोलेट हो जाएगा, वो तो Land जमीन में में। चला जाएगा, लेकिन जो सॉलिड वेस्ट है वो उसमें इकट्ठा होता जाएगा। तो सॉलिड वेस्ट मतलब कि वो एक्चुअल में ड्राई वेस्ट होता है, ठीक है। और जब वो पूरी तरह से भर जाता है वो टैंक, तो आपने देखा होगा कि गाड़ी को मंगवाते हैं, जो उस सेप्टिक टैंक में से वो पूरा जो वेस्ट है उसको अपने उस टैंक में भरते हैं और उसको फिर सेफली डिस्पोज करते हैं। तो इस तरह से मैनुअल स्क्वेंजिंग को जो है वो बैन किया गया। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. ओके, देखो आज आपने देखा है कि मार्जिनलाइज जो सेक्शन है वो कैसे, किस वजह से वो मार्जिनलाइज बने, क्या प्रोसेस थी और क्या उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या उनके लिए काम किए गए जिससे कि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। हालांकि अभी बहुत सारे काम करना बाकी है, लेकिन फिर भी जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे प्रोविजंस किए गए। तो यहां तक किसी को समझ कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। No doubts. चलो, तो आज की क्लास में इतना ही है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो Yes, sir. ओके, बाय, कल फिर मिलते हैं।